तो चलें स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका मतलब यह है कि प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ सनलाइट, राइट। सो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी अपनी खुराक खुद बनाने के लिए प्लांट को वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है और डेफिनेटली सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। सो मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलें हवा से डायरेक्ट लीव्स के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए एंटर हो जाती है, जबकि वाटर जो है सॉइल के अंदर मौजूद होता है और सॉइल से उस वाटर ने पत्तों तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली प्लांट के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो उस वाटर को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करे, निकाले, अपनी बॉडी के अंदर लेकर आए और फिर उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करे अप टू द लीफ, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। सो डेफिनेटली प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है, जिसे टिश्यू सिस्टम हम कह सकते हैं, जिसे जाइलम कहा जाता है। और इसी तरह जब फूड बन जाता है लीफ के अंदर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, सो उसकी ट्रांसपोर्ट होनी है दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ, राइट। क्योंकि एक जगह प्लांट की लीफ के अंदर लेट से फूड की सिंथेसिस हुई, तो प्लांट को ज़ाहिर बात है दूसरे एरियाज़ के अंदर प्लांट को ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। सो वो फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स को चाहिए। सो उस लीफ से उस फूड ने उस दूसरे पार्ट की तरफ मूव करना है। सो उसके लिए भी प्लांट की बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसे फ्लोएम कहा जाता है, जो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। सो यहाँ तक अभी तक हमने ये समझा कि प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें साथ साथ कुछ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स, ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है थ्रू जाइलम। और फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ये मूव कर रहे होते हैं अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम मौजूद होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, उसे फ्लोएम कहा जाता है। क्लियर हो गया? सो ये तो हमने समझ लिया कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है उन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल ऐड कर देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर रूट से प्लांट की लीफ तक जाता है और उसके लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व है प्लांट की बॉडी के अंदर, उसे जाइलम कहा जाता है। सो ये जाइलम आ गया। जाइलम क्या कर रहा होता है? वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वाटर के साथ कुछ मिनरल्स हैं जो कि वाटर के साथ मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कुछ मिनरल्स हैं जो कि जाइलम के अंदर वाटर के साथ मूव कर रहे होते हैं। सो इसी तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम होता है, उसे फ्लोएम कहा जाता है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम ये आपको साथ साथ ही देखने को मिलेंगे, यानी प्लांट्स की बॉडी के अंदर जाइलम जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर ही साथ ही दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा, जिसे फ्लोएम कहा जाता है, जो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ फूड, जो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये दोनों आपको साथ साथ मिलेंगे। सो इसलिए जाइलम एंड फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, इस सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ठीक है। अब ये सिस्टम है, यानी इसके अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। सो जाइलम को हम टिश्यू या ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि जाइलम को जब हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। फ्लोएम को जब हम स्टडी करेंगे तो फ्लोएम भी डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। सो बेसिकली जाइलम एक ऑर्गन है, फ्लोएम एक ऑर्गन है। सो ये दोनों ऑर्गन जब मिलकर काम कर रहे हैं तो इसे हम सिस्टम बोलेंगे। और कौन सा सिस्टम है? ये वेस्कुलर सिस्टम है, यानी वेसल्स का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वाटर की, वो मैंने एक ही डायरेक्शन में उसका एरो बना रखा है। सो इसका मतलब ये है कि जाइलम क्या करता है? जाइलम वेसल टाइप होता है, ठीक है, यानी जैसे आप कह सकते हैं कि कोई पाइप है ना, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। सो प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम इसी तरीके से होता है। कैसे बनता है डिटेल में ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। और जबकि फ्लोएम वाली जो ट्यूब है उसके अंदर आपको वक्फे से एक सेल वाल सी नज़र आएगी जो परफोरेटेड होगी, जिसमें छेद से होंगे, ठीक है, जिसे सीव प्लेट कहा जाता है। वो डिटेल से आगे हम स्टडी करेंगे। सो जाइलम में कोई रुकावट नहीं है, फ्लोएम के अंदर थोड़ी बहुत रुकावट है, जिसमें
पोर्स हैं जिससे चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये हमें एक छलनी सी नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्लियर हो गया? मैं आपको ये बता रहा था कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है और किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो रही है, मिनरल्स प्लस वाटर। ये ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रही है और ये डायरेक्शन रूट से लीव्स तक जाती है, क्योंकि पानी कहाँ पर होता है, ज़मीन में होता है। ज़मीन से पानी को खींच के लीव्स तक पहुंचाना है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। जबकि फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे भी एरो आ रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लीफ के अंदर फूड की सिंथेसिस हुई, उसने किसी स्टेम के पोर्शन तक जाना है उस फूड ने, तो वो फूड इस तरीके से नीचे को आ रहा है। और इसके साथ साथ लेट्स से नीचे वाले किसी तने के साथ कोई लीफ थे, वहाँ पर फूड की सिंथेसिस हुई, उस फूड ने ऊपर जाके किसी स्टेम के पास, जहाँ पर फूड सेल्स के पास फूड कम है, वहाँ पर जाना है। आप देख पा रहे हैं सेम चैनल में फूड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है वो बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ हो सकती है। और यहाँ पर जो लंबा एरो है, ये आप ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो नीचे की साइड होती है, क्योंकि लीव्स आप जानते हैं कि प्लांट के ऊपर वाली सरफेसेस में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लीव के अंदर फूड बना वो प्लांट के निचले पोर्शंस तक जा रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको कि बाज़ औक़ात ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाने वाला एरो मैंने थोड़ा सा छोटा ड्रा कर रखा है। और ये मूवमेंट कैसे होती है ये आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। ओके, ये तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं कंपैरिजन भी दे दूँ कि अगर हम एनिमल्स का केस देखें तो वहाँ पर एनिमल क्या करते हैं, फूड यानी खुराक खाते हैं और डाइजेशन होती है और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से उन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट होती है। एनिमल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जबकि प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसे और कहाँ पर मौजूद होता है। लेट्स से एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट लिया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कोई एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। इसका कोई स्टेम, फ्रेश स्टेम, ठीक है, कोई बड़ा स्टेम नहीं, उसमें साइड पर बार्क और डिफरेंट एरिया आ जाते हैं। मैं नॉर्मल एक हरे स्टेम की बात कर रहा हूँ। स्टेम का पोर्शन हमने काटा, लेट्स से ये स्टेम है, ठीक है। इसको ऐसे काट के ऐसे करके हम देख रहे हैं, ठीक है, यानी इसे ऐसे काट के ऐसे करके देख रहे हैं। स्टेम राउंड सा होता है, राइट। ये इस तरीके से स्टेम आ चुका है। इसमें कुछ टिश्यूज़ जो प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टेम को काटा और क्रॉस सेक्शनली जब देखने की कोशिश की तो ये जो सबसे आउटर लाइनिंग है ब्लैक कलर में मैंने ड्रा कर रखी है, ये सिंगल सेल लाइनिंग होती है, 1 सेल थिक लाइनिंग होती है। इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। 1 सेल थिक आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में, यहाँ पर मैंने सेल्स भी ड्रा कर रखे हैं। सिंगल सेल लाइनिंग है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, 1 सेल थिक लाइनिंग है। एपिडर्मिस होती क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर। फिर इसके अंदर एक और सेल्स की लेयर होती है, ये 2-3 सेल थिक हो सकती है, जिसे कोलेनकाइमा कहा जाता है। कोलेनकाइमा क्या है, स्पेशल टाइप के सेल्स हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, जिनकी अगर हम प्राइमरी सेल वाल को देखें तो वो थिक होती है, मोटी होती है प्राइमरी सेल वाल, तो सेकेंडरी सेल वाल इनके अंदर एब्सेंट होती है। ओके, फिर इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको जो खाली एरिया नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली खाली नहीं है, इसमें सेल्स ही सेल्स मौजूद हैं और इस एरिया को कहा जाता है कॉर्टेक्स। और फिर यहाँ पर सेंटर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है। आप ये समझ लें जहाँ पर भी सेल ही सेल्स हैं, इस एरिया वाले सेल्स को, इन एरिया वाले सेल्स को पिथ कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन में कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रा कर रखी हैं, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। इसके बाहर वाला जो रीजन है कोलेनकाइमा से अंदर, और इनके बाहर इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर वाला जो रीजन है इसे पिथ कहा जाता है। ये दोनों पिथ एंड कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं ये बेसिकली पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। और पेरेन्काइमा सेल्स की खूबी आपने ये याद रखनी है कि इनकी जो प्राइमरी सेल वाल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और इनके दरमियान गैप भी मौजूद होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, गैप प्रेजेंट होता है एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान, ठीक है, गैप भी प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा के केस में गैप बहुत कम होता है, और पेरेन्काइमा के अंदर मोस्टली फूड की स्टोरेज हो रही होती है, यानी लेट्स से फूड बना प्लांट्स में और ये वेस्कुलर सिस्टम है, इसके ज़रिए इस एरिया में आया, तो पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर फूड स्टोर हुआ होता है ताकि
अगर किसी चीज़ की ग्रोथ करवानी है, नए सेल्स बनाने हैं, वो फूड यूज़ हो सके। सो यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया आउटर मोस्ट लेयर जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके अंदर कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनकी प्राइमरी वाल जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। फिर अंदर सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स और बिल्कुल सेंटर में सेल्स होते हैं पिथ। ये सेल्स पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, फूड की स्टोरेज कर रहे होते हैं। फिर अगर आप देखें यहाँ पर रिंग में, यानी एक रिंग सी बनी हुई है, छोटे छोटे वक्फे में कुछ राउंड सी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, और ये जो राउंड सी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली वेस्कुलर सिस्टम है। सो हम इसे कहते हैं वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर सिस्टम। सो इस वेस्कुलर सिस्टम को ज़रा जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। सो ये वाला जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये जाइलम वेसल है, यानी ये वाला जाइलम वेसल, ठीक है। और ये जो आपको रेड एरिया नज़र आ रहा है ये फ्लोएम वेसल है, ठीक है। और इन दोनों को अगर दरमियान में आप देखें तो दरमियान में सेल्स की एक लेयर है, इस सेल की लेयर को कैम्बियम सेल्स कहा जाता है, ठीक है। कैम्बियम सेल्स बड़े ज़बरदस्त टाइप के सेल्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि लेट्स से फ्लोएम के अंदर मज़ीद सेल्स की एडिशन करनी है, फ्लोएम का एरिया बड़ा करना है, या जाइलम के अंदर, तो जाइलम और फ्लोएम के न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम को ये गिव राइज करते हैं, ये कैम्बियम के सेल्स, और ये इन दोनों को सेपरेट भी किए होते हैं। क्लियर हो गया। सो ये एक वेस्कुलर मंडल आ गया जिसके अंदर ये जाइलम वेसल आ गई, ये फ्लोएम वेसल आ गई, फ्लोएम ट्यूब आ गई, और ये दरमियान में सेपरेट, इन दोनों को सेपरेट करने वाले सेल्स की लाइनिंग आ गई जिसे कैम्बियम कहा जाता है, जिसका फंक्शन होता है गिव राइज टू न्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, फिर ये जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक फाइबर की लेयर मौजूद होती है जो कि स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी होती है। यानी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लंबे हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर लाइक हो जाते हैं, और ये लिपेट लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम को, ठीक है। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है, इस पर दबाव पड़ने पर भी ये वेसल्स बंद नहीं होती, ब्लॉक नहीं होती, यानी ये हार्ड हो जाते हैं जाइलम और फ्लोएम की वेसल्स या एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, राइट। सो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की खूबी क्या होती है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है जो बेसिकली लिग्निन से मिलकर बनी होती है, और लिग्निन एक बहुत हार्ड मटेरियल है जो प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सो जब आप वुडी प्लांट जिन्हें हम कह सकते हैं उन्हें देखेंगे तो वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। जाइलम को भी वुड एरिया कहा जाता है बिकॉज जाइलम के इर्द गिर्द स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और जाइलम खुद भी जो है वो डेड सेल माना जाता है, जिसे हम आगे वाली वीडियोस के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने स्टेम को स्टडी किया, और स्टेम में हमने देखा कि रिंग फॉर्म के अंदर वेस्कुलर मंडल मौजूद होते हैं, ये एक आ गया, दूसरा आ गया, और इस तरीके से ये प्लांट को ऐसे यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और ऊपर से फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो इस तरीके से ये मौजूद होते हैं। रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल की पोजीशन है या लोकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट। और वो लोकेशन जब हम देखते हैं तो ये सेंटर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यानी रूट को काटा और ऐसे देखा ये राउंड्स हैं, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो वही आ जाएगी क्या, एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर ज़ाहिर बात है कोलेनकाइमा और ये पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, तो यहाँ पर ये सारा एरिया में लिख लेता हूँ कॉर्टेक्स, जो कि पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। फिर अगर अंदर आएँ तो अंदर हम देख पा रहे हैं कि सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में जो है ना, ये जाइलम मौजूद होता है, जाइलम, ठीक है। और फिर इसके अल्टरनेट जाइलम के हर एक पोर्शन, हर एक ग्रूव के अल्टरनेट एक राउंड सी वेसल मौजूद होती है जिसे फ्लोएम कहा जाता है। सो फ्लोएम भी मौजूद होता है, ठीक है। और इन दोनों को कवर की होती है एक लेयर जिसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस बेसिकली यहाँ पर भी मौजूद होती है इस वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द। ओके, सो रूट के केस के अंदर हमने देख लिया कि जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है, और स्टेम के केस के अंदर अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको मेंशन करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, इस मैकेनिज़्म को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। यानी फूड एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है, इस मैकेनिज़्म को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन
कहीं और भी यूज़ होता है वर्ड, बट प्लांट के केस के अंदर आपने यहाँ पर याद रखना है। आई थिंक ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव होता है। बट यहाँ पर आपने फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, इस मैकेनिज्म को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा वाटर की ट्रांसपोर्ट पर, और डेफिनेटली वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कौन कर रहा है? जाइलम टिश्यू कर रहा है। सो सबसे पहले हम जाइलम टिश्यू की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखेंगे, फिर देखेंगे कि जाइलम टिश्यू कैसे इन्वॉल्व है वाटर की ट्रांसपोर्ट में। सो चलें स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ जाइलम। ओके, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखी है। सो इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि जाइलम टिश्यू कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है और हर एक एलिमेंट का क्या फंक्शन है। सो जाइलम टिश्यू के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आपने याद रखना है। नंबर 1 ट्रैकेड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 फाइबर्स, नंबर 4 पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, सबसे पहले ट्रैकेड्स को समझते हैं। ट्रैकेड्स याद रखिए लंबे लंबे एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये देख पा रही हैं, ये एक सेल है, इसके ऊपर दूसरा सेल अरेंज है, ठीक है। और ये जो 2 सेल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं पोर्स के रास्ते, जिन्हें पिट्स कहा जाता है। सो ये जो खाली स्पेसेस या पोर्स हैं या होल हैं, इन्हें पिट्स कहा जाता है, जो 2 ट्रैकेड सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम ये तो जानते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम। सो ट्रैकेड्स क्या करेंगे? वाटर की ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेट्स से वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, रूट से अप जा रहा है। सो इस ट्रैकेड एलिमेंट के अंदर या ट्रैकेड सेल के अंदर ये वाटर मूव करेगा। अब सेल का एंड आ चुका है। सेल का एंड हम देखते हैं कि वाल है वो परफोरेटेड है, उसमें होल्स हैं जिन्हें पिट्स कहा जाता है। सो इस पिट के रास्ते ये वाटर मूव करेगा और दूसरे सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और फिर उस सेल के अंदर ये वाटर आगे को मूव करता जाएगा, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कि ट्रैकेड सेल्स क्या कर रहे हैं? वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, बट वाटर की ट्रांसपोर्ट में पिट्स के रास्ते वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। यानी एक सेल से दूसरे सेल में वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक होल से होकर गुजरता है, जिसे पिट कहा जाता है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ओके, सो ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो लिविंग मटेरियल है, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ये डेड हो चुके होते हैं सेल्स, सिर्फ इनकी सेल वाल रह चुकी होती है, राइट। सो ताकि आसानी के साथ वाटर मूव कर सके इसके अंदर। ओके, अब सेकंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, जैसे वेसल कहा जाता है। याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जाइलम टिश्यू का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से हो रही होती है। सो वेसल क्या है? आपने समझ लेना है कि वेसल एक किस्म की ट्यूब है, ठीक है। और आप समझ लें जैसे पाइप नहीं होता जिसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है और उसके अंदर वाटर फ्लो बड़ी आसानी से हो रहा होता है। सो इसी तरीके से जाइलम के अंदर जो वेसल एलिमेंट है वो सबसे बेहतरीन तरीका है वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि वो कोई भी रुकावट नहीं डालता वाटर के ट्रांसपोर्ट में। जबकि अगर आप ट्रैकेड्स के अंदर देखें तो यहाँ पर एक वाल की रुकावट है, फिर हॉल से होकर गुजरना पड़ता है वाटर को। यहाँ पर ये एक ओपन पाइप की तरह एक एलिमेंट है जिसके अंदर वाटर आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, राइट। और इस वेसल एलिमेंट के अंदर भी पिट्स होते हैं, डेफिनेटली पोर्स होते हैं, बट वो रास्ते में रुकावट नहीं डाल रहे होते। उन पोर्स के रास्ते क्या होता है? वाटर, अगर इस पाइप से वाटर ने निकलना है, इस वेसल से निकलना है, तो इस पोर के रास्ते वाटर निकल कर सेल की तरफ जाएगा जिस सेल को वाटर की ज़रूरत है। सो पिट्स जो हैं, होल्स जो हैं, वो वेसल्स के अंदर भी मौजूद हैं, बट उनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है कि अगर वाटर को बाहर निकालना है तो इस पिट के रास्ते ये वाटर बाहर निकलेगा, जबकि जो वेसल्स ट्रैकेड्स हैं उनके अंदर पिट्स वाटर की मूवमेंट टुवर्ड्स अदर सेल्स करवा रहे होते हैं। यानी सेम जो ट्रैकेड की लाइनिंग है उसके अंदर पिट्स के रास्ते वाटर की मूवमेंट हो रही होती है। ओके, जो वेसल का एलिमेंट है इसे देखते हैं बनता कैसे है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए जो प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। लेट्स से इस पेन की तरह वो सेल लंबा हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर की जितने भी लिविंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज वगैरह, और सिर्फ सेल वाल रह जाती है, ठीक है। अब सेल वाल रह चुकी है, अंदर से ये हालो हो चुका है, ठीक है। ओके, अब दूसरा सेल आ गया, ठीक है, वो इसके ऊपर आकर ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों डेड सेल्स हैं, ये ऐसे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी जो सेल वाल होती है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं और अंदर से खाली स्पेस रह जाती है। सो इस तरीके से एक वेसल बन जाती है, ठीक है, एक पाइप सा बन जाता है जो रूट से लेकर लीफ तक जा रहा होता है और उसमें कोई रुकावट नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होता है ताकि वाटर की ट्रांसपोर्ट आसानी से होती रहे। सो ये वेसल एलिमेंट की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और वेसल एलिमेंट
को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ सेल वाल होती है और सेल वाल में जो सेकेंडरी सेल वाल है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी सेल वाल हमें पता है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, लिग्निन से। और लिग्निन बहुत इम्पॉर्टेंट और हार्ड मटेरियल है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है इस वेसल एलिमेंट को, ताकि ये अंदर को पिचक ना जाए और वाटर की ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब ना हो, राइट। सो वेसल को स्टडी कर लिया। अब थर्ड एलिमेंट जाइलम टिश्यू के अंदर स्टडी करते हैं जिसे फाइबर्स कहा जाता है, जो कि सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करते हैं वेसल एलिमेंट को, ताकि वेसल एलिमेंट या ये जो पाइप है आप समझ लें, पाइप के इर्द गिर्द एक लेयर सी बनी होती है फाइबर्स की, जो कि एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जो पाइप है वो पिचक ना जाए और वाटर की ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब ना हो। ओके, ये जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं, यानी स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बने होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आप जानते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की जो सेकेंडरी सेल वाल है वो मौजूद होती है, उसमें लिग्निन होता है। सो इसका मतलब है ये फाइबर्स बड़े हार्ड होते हैं और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निन मौजूद होता है। सो बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये ऐसे लंबे से हो जाते हैं और मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनके अंदर के मटेरियल ख़त्म हो जाते हैं और फाइबर सा रह जाता है जो कि सराउंड कर रहा होता है वेसल्स को। यानी ये जाइलम वेसल है, इसके इर्द गिर्द फाइबर की आप एक लेयर बना दें तो एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड कर देते हैं ये फाइबर्स के एलिमेंट्स, और सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। ओके, सो ट्रैकेट्स भी डेड सेल्स हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स हैं, फाइबर्स भी डेड सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब फोर्थ जो एलिमेंट है जो कि लिविंग एलिमेंट है जाइलम टिश्यू का, उसे पेरेनकाइमा सेल्स कहा जाता है। सो वेसल के इर्द गिर्द फाइबर के बाहर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें पेरेनकाइमा सेल्स कहा जाता है, जो बेसिकली कैम्बियम भी हम उन्हें कहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर फ्लोएम मौजूद होता है। सो ये पेरेनकाइमा सेल फ्लोएम के साथ भी मौजूद होते हैं और जाइलम के साथ भी मौजूद होते हैं, और ये ओनली लिविंग एलिमेंट हैं। लिविंग का मतलब क्या है कि ये लिविंग हैं तो इनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, और अगर न्यू जाइलम की टिश्यूज़ बनाने हैं तो ये सेल्स बना कर देते हैं, न्यू ट्रैकेट्स टिश्यूज़ बनाने हैं ये न्यू ट्रैकेट टिश्यूज़ बना के देते हैं, और कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो ये पेरेनकाइमा सेल एडिशनल रोल या हेल्प कर रहे होते हैं जाइलम टिश्यू की। क्लियर हो गया। सो ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जाइलम टिश्यू 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ट्रैकेट जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं और एक सेल दूसरे सेल के साथ पेट के रास्ते अटैच होता है। वेसल्स जो कि सेल्स इस तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं कि एक ट्यूब सी बन जाती है, और इस ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो आसानी के साथ हो रहा होता है। फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लंबे और डेड हो जाते हैं और ये एडिशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, वेसल के इर्द गिर्द ये आ जाते हैं और वेसल्स को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। और पेरेनकाइमा सेल जो कि गिव राइज करते हैं न्यू जाइलम टिश्यूज़ को। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको इतनी यहाँ तक आनी चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन तो हमने देख ली जाइलम की। अब हम देखते हैं कि जाइलम फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। हम जानते हैं कि जाइलम के ज़रिए वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है अप टू द लीव्स। यूजली ऐसे ही होता है कि रूट से पानी ने ट्रांसपोर्ट होना होता है इनटू द लीव्स, और लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सो ये रूट आ गया, ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन जिसे रूट कहा जाता है, और ये प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन है जिसे स्टेम कहा जाता है, और ये एक लीफ मैंने ड्रा कर रखा है। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर सेंटर में यहाँ पर जाइलम टिश्यू मौजूद होता है। लेट्स से ये जाइलम टिश्यू है जो स्टेम में भी मौजूद है और फिर लीफ तक गया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले होना क्या है कि वाटर ने ट्रांसपोर्ट होना है, रूट के अंदर एंटर होना है, और यहाँ से वाटर ने फिर ट्रांसपोर्ट होकर लीफ तक जाना है। तो वाटर जो मूव करता है वो 3 तरीक़ों से करता है। नंबर 1 ऑस्मोसिस, नंबर 2 कैपिलरी एक्शन, नंबर 3 ट्रांसपिरेशन। याद रखिए ये तीनों मैकेनिज़्म जो हैं ये डिफरेंट है, बट तीनों मैकेनिज़्म में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सो हम कह सकते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है एक किस्म की, राइट। सो सबसे पहले ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म को समझते हैं। हम जानते हैं कि रूट्स ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और ज़मीन के अंदर वाटर मौजूद होता है अलॉन्ग विद मिनरल्स। ठीक है, अब इस वाटर ने एंटर होना है इनसाइड द रूट्स, और ये वाटर कैसे एंटर होगा? आप जानते हैं रूट्स के इर्द गिर्द रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली एपिडर्मल सेल की एलोंगेशन होती है। ऐसे लंबा सा एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो रूट हेयर बना रहा होता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपटेक हो सके, राइट। सो यहाँ पर वाटर प्लस मिनरल मौजूद है, ये रूट हेयर के रास्ते सेल के अंदर एंटर हो जाएगा वाटर, और जब सेल के अंदर या अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर एंटर होता है तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, ऑस्मोसिस। और होता कैसे है कि सॉइल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है
और रूट के अंदर कम होती है, जिसकी वजह से वाटर सॉइल से रूट के अंदर एंटर हो जाता है। दूसरा मैकेनिज़्म क्या है कि सॉइल के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वो कम होती है और रूट के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपको आसानी हो समझने में। ओके, सो ये जो वाटर है ये जहाँ पर मूव करता है, फिर यहाँ से मूव करके ये जाइलम टिश्यू के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से वाटर मूव किया इनसाइड द रूट और ये सेल से होता हुआ सीधा इस वेसल के अंदर एंटर हो जाता है और फिर बाकी काम इस वेसल का है कि इस वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट करना है। बट ये वाला जो मैकेनिज़्म है इसे थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ऑस्मोसिस रूट्स के अंदर कैसे होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया एपिडर्मल सेल एलोंगेटेड सा होता है, ये रूट हेयर आगे और बाहर वाटर मौजूद है और ये वाटर जब ज़्यादा क्वान्टिटी में है और इस रूट हेयर के अंदर कम क्वान्टिटी में है तो ये वाटर एंटर हो जाएगा इनसाइड दिस सेल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाएगा, राइट। अब ये वाटर जैसे यहाँ पर एंटर हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है और ये आगे यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा। अब ये यहाँ से इस सेल के अंदर मूव करेगा, ठीक है, इस सेल से इस सेल में मूव करेगा, इस सेल से इस सेल में मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से फाइनली ये जाइलम के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जाइलम वेसल है, जाइलम के अंदर इस तरीके से एंटर होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो वाटर मूव कर रहा होता है इसके दो पाथवेज होते हैं, एक सिम्प्लास्ट पाथवे होता है और एक एपोप्लास्ट पाथवे होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे कौन सा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते। आप जानते हैं कि सेल्स के दरमियान, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान पोर्स मौजूद होते हैं। लेट्स से ये एक पोर है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इस पोर के रास्ते वाटर जो है निकलेगा और यहाँ दूसरे सेल में भी एक पोर है और इस पोर के रास्ते इधर इंटर हो जाएगा। सो ये प्लाज्मोडेस्माटा के अक्रॉस वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही है। सो जब प्लाज्मोडेस्माटा के अक्रॉस वाटर की ट्रांसपोर्ट हो तो उस पाथवे को हम सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म के जरिए भी वाटर मूव करता है जिसे एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है, जो बेसिकली सेल वाल और मिडल लेमेला के जरिए मूव कर रहा होता है। यानी लेट्स से वाटर ने इस सेल से यहाँ इस सेल की सेल वाल में एंट्री की और सेल वाल से ये एंटर हुआ और यहाँ पर थोड़ी सी इंटर मेम्ब्रेन से स्पेस से गुजर कर फिर सेल वाल में एंटर हुआ। सो ये जो पाथवे बन रहा है ये कौन सा, एपोप्लास्ट पाथवे। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो रही है वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और करते करते जाइलम वेसल तक ये वाटर पहुंच जाता है। सो ये सारा मैकेनिज्म ऑस्मोसिस के जरिए हो रहा होता है। अब जाइलम वेसल के अंदर जब पानी आ जाता है तो दो मैकेनिज्म से आगे मूव करता है, नंबर 1 कैपिलरी एक्शन, नंबर 2 ट्रांसपिरेशन। सो सबसे पहले कैपिलरी एक्शन को देखते हैं। कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए आपको वाटर की दो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, एक कोहेशन, नंबर 2 एडेशन। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 कोहेशन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से आप जानते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अगर जुदा करना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी, जो इतनी आसान नहीं है तोड़ना। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एडेशन है। एडेशन का मतलब ये है कि वाटर सरफेसेस के साथ स्टिक करता है। जैसे बोर्ड के ऊपर आप वाटर डालेंगे तो कुछ कतरे यहाँ पर अटैच रह जाएंगे। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को एडेशन की प्रॉपर्टी कहा जाता है। और कोहेशन और एडेशन ये दोनों अलाउ करते हैं वाटर को इस वेसल के अंदर या इस कैपिलरी के अंदर मूव करवाने में। ये वेसल बेसिकली क्या है, एक कैपिलरी है। ठीक है, सो इस कैपिलरी के अंदर ये वाटर मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ। कैसे मूव करेगा कि लेट्स से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ चुके हैं वेसल के अंदर। ठीक है, अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये सरफेस के साथ अटैच हो सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को एडेशन कहा जाता है। सो वाटर के मॉलिक्यूल इस वेसल एलिमेंट्स या वेसल के साथ, वेसल की वॉल के साथ अटैच होते जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसे अटैच होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये अटैच होकर आगे मूव करते जाएंगे ये अपने पीछे कोहेशन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें भी ऊपर खींचते जाएंगे। सो इस तरीके से वाटर की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती जाएगी। ठीक है, सो इस मैकेनिज्म को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं अगर आप किसी वाटर
किसी बॉटल के अंदर वाटर लें या किसी भी जार के अंदर वाटर लें, उसमें आप एक पीस ऑफ पेपर थोड़ा सा डिप कर दें तो आप देखेंगे कि वाटर उस पीस ऑफ पेपर में ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी उस एरिया में मूव करेगा जो कि डिप नहीं है वाटर के अंदर। सो बेसिकली क्या है, जाइलम मौजूद होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, जो कि कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, और उनके रास्ते वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज़, कोहेशन एंड एडेशन, ठीक है। सो इस तरीके से कैपिलरी एक्शन या मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है। ओके, चलें, अगर छोटा प्लांट है वहाँ पर तो ये मैकेनिज्म हमें समझ आता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्लांट है जैसे कि यूकलिप्टस को अगर हम देखें जो कि 60 to 70 मीटर तक ग्रो कर सकता है, और उस प्लांट के अंदर अगर आपने वाटर की ट्रांसपोर्ट करवानी है तो डेफिनेटली कैपिलरी एक्शन ग्रेविटी की मदद से इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। सो वहाँ पर जो थर्ड वे आ जाता है जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है, एवापोरेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी लीव से जो वाटर एवापोरेट होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और उससे होता क्या है कि लीव के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, सो पीछे से जो वाटर आ रहा है उसे ये वाटर पोटेंशियल अपनी तरफ खींचता है। सो कोहेसिव फोर्स और एडेशन फोर्स जो हैं ये काम करती हैं, यानी कैपिलरी एक्शन साथ में काम करते हैं और ट्रांसपिरेशन, ये दोनों मिलकर वाटर की ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। इस मैकेनिज्म को मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। अभी तक हमने ऑस्मोसिस को स्टडी कर लिया, कैपिलरी एक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैपिलरी एक्शन को फास्ट करने के लिए एक और मैकेनिज्म आ चुका है जिसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, ट्रांसपिरेशन क्या है कि लीफ के एरियल पार्ट से वाटर का रिमूवल है, एवापोरेशन है, ठीक है। सो ये एक लीफ को लेट से काट दिया है, ठीक है, ये एक पत्ता था, इसको ऐसे काट के ऐसे पतला एरिया हमने ऊपर करके देखा, ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट है, ये लीफ का नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाले पार्ट में आप जानते हैं स्टोमेटा मौजूद होता है, ऊपर वाले पार्ट पे एक क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है ताकि वाटर का रिमूवल ऊपर से ना हो पाए धूप में, ताकि वाटर की डिहाइड्रेशन कम से कम हो प्लांट के अंदर, राइट। सो ये सबसे ऊपर वाले सेल की लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, राइट। सो ये ऊपर वाला पार्ट है, सो ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे वाली सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो निचले साइड पे सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। सो ये अपर एपिडर्मिस आ गया, लोअर एपिडर्मिस, इसके दरमियान लीफ के दरमियान में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। जो ऊपर वाली साइड पर सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें पेलिसैड मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, जो बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। और ये पेलिसैड इसलिए कहलाए जाते हैं कि ये कॉलम टाइप होते हैं, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। फिर अगर हम सेंटर में आएँ तो सेंटर में जाइलम बहुत सारे मौजूद होते हैं लीफ के सेंटर में। ये जाइलम वेसल है जो कि जिसका काम क्या है, वाटर लेकर आना अप टू द लीफ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर वाटर आ चुका है और ये वाटर क्या कर रहा है, उससे पहले मैं आपको ये दूसरे टिश्यूज़ का भी बताऊँ। ये ऊपर वाली साइड पे पेलिसैड मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, नीचे वाली साइड पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स या टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, राइट। स्पॉन्जी का मतलब क्या है कि इनके अंदर ज़्यादा एयर स्पेसेस हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये सेल एक दूसरे से दूर दूर मौजूद हैं और एयर स्पेसेस इनके अंदर मौजूद हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ से इन एयर स्पेसेस से वाटर की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। सो लेट्स से जाइलम में पानी आ चुका है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से इधर तक वाटर पहुँच चुका है। अब ये वाटर यहाँ से निकलेगा इनटू द स्पेस, और स्पेस में जैसे ही निकलेगा तो ये स्टोमेटा मौजूद है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होता है। सो यहाँ से स्टोमेटा के रास्ते ये वाटर एवापोरेट हो जाएगा और इस एवापोरेशन को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर एवापोरेट हो रहा होगा तो यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जाइलम के इस पार्ट में वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, कमी होगी, राइट। सो इस कमी को पूरी करने के लिए ये वाले जो वाटर के सेल्स हैं, जो जैसे बाहर वाटर के सेल्स नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर को निकल रहे होंगे, ये पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे। और पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैसे खींचेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोहेशन प्रॉपर्टी, राइट। और आल्सो विद द हेल्प ऑफ एडेशन ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते जाएंगे। सो यहाँ पर वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, उस कमी को पूरी करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर को खींचे चले आ रहे हैं। सो इस मैकेनिज्म को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। सो इन 3 तरीक़ों से वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, राइट। सो यहाँ इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म होता है जिसमें वाटर सॉइल से एंटर करता है इनसाइड द रूट और रूट के जाइलम वेसल तक मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और 2 पाथवे को चूज़ करता है, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे को चूज़ करके जैसे ही ये
वाटर जाइलम वेसल के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर कैपिलरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि कोहेशन और एडेशन प्रॉपर्टी की मदद से ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म भी परफॉर्म हो रहा होता है, जिसमें यहाँ लीफ से वाटर जो है वो कंटिन्यूसली लीक आउट हो रहा होता है, एवापोरेट हो रहा होता है। जैसे ही वाटर एवापोरेट होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पानी की कमी हो जाती है। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए पिछले मालिक्यूल वहाँ पर फ्लो करना शुरू करते हैं। सो वो जैसे ही मालिक्यूल फ्लो करना शुरू करते हैं, पिछले मालिक्यूल्स को खींचते रहते हैं। सो इस तरीके से एक कंटिन्यूस फ्लो बन जाता है वाटर की ट्रैवलिंग का। ठीक है, सो इस तरीके से वाटर ट्रैवल कर रहा होता है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की तरह होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर डेफिनेटली हमारा फोकस होगा फ्लोएम के ऊपर, बिकॉज फ्लोएम की मदद से फूड की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। सो फूड की ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है, यानी फ्लोएम के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। और यूजली ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा होता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सोर्स सेल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लीव्स, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है, सो वहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में होता है। सो उस ग्लूकोज ने प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्रोज, और सक्रोज की फॉर्म के अंदर फ्लोएम के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। सो सोर्सेज में वो वाले सेल्स आ जाते हैं जहाँ पर फूड की सिंथेसिस हो रही होती है और फूड ज़्यादा मिकदार में होता है। सो सोर्स से फूड उस एरिया में जाता है जहाँ प्लांट को फूड की ज़रूरत होती है या जहाँ पर फूड की कमी होती है। सो उस एरिया को सिंक कहा जाता है। सो सोर्स कौन सा एरिया होगा? जहाँ पर फूड ज़्यादा मिकदार में होगा प्लांट की बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। और सिंक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर प्लांट के सेल्स के अंदर फूड की क्वांटिटी कम होगी। सो सोर्स से फूड ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स सिंक। एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, जैसे लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, सक्रोज में कन्वर्ट हुआ, और ये सक्रोज अब ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स रूट्स, जहाँ पर उस सक्रोज की ज़रूरत है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ग्रोथ टिश्यूज़ की तरफ, ग्रोइंग टिश्यूज़ की तरफ जाएगा। ग्रोइंग टिश्यूज़, या मैं यहाँ पर सिंपली ग्रोथ टिश्यूज़ लिख लेता हूँ। ग्रोथ टिश्यूज़ की तरफ जाएगा ताकि ग्रोथ हो सके। वहाँ पर डेफिनेटली जिन टिश्यूज़ ने ग्रो करना है वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होगी और फूड यूज़ होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और फ्लावर एरिया और इस तरीके से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर फूड की ट्रैवलिंग हो रही होती है। सो सोर्स से फूड ट्रैवल कर रहा होता है सिंक की तरफ। सो यूजली गर्मियों के सीज़न के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, लीव्स जो हैं वो सोर्सेज होते हैं। और डेफिनेटली जब ख़ज़ां का मौसम आता है, पत्ते झड़ जाते हैं ज़्यादातर पौधों के ऊपर से, तो फिर दोबारा से जो लीफ की प्रोडक्शन होती है, दोबारा से लीव्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। तो आपको पता होगा कि जो लीव्स बन रहे होते हैं, शुरू में तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सो प्लांट की बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है ना, जो इस दौरान स्टोर हुआ रूट्स वगैरह में या ट्यूबर्स वगैरह में स्टोर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, वो स्टोर्ड फूड यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। सो जब सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है, बाहर का मौसम आने वाला होता है, जब पत्ते निकलने वाले होते हैं, सो सिंक यूजली कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ सोर्स, राइट। क्योंकि रूट्स और इन ग्रोइंग टिश्यूज़ तो नहीं, रूट्स और ट्यूबर्स वगैरह से क्या होता है, फूड ट्रेवल करता है टुवर्ड्स लीव एरिया जहाँ पर लीव्स ने बनना होता है, क्योंकि लीव्स एरियाज अब ग्रोथ टिश्यूज़ बन जाते हैं। सो लीव्स की सिंथेसिस उस स्टोर्ड फूड से हो रही होती है, राइट। सो जैसे ही लीव्स दोबारा से बन जाते हैं, अगेन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये फ्लो अगेन से इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है, लीव से रूट और ग्रोथ और फ्लावर वगैरह एरिया की तरफ, राइट। सो हमने ये तो समझ लिया कि फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, बट ये फूड की ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होती है और कैसे होती है, ये आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो डेफिनेटली फ्लोएम को सबसे पहले स्टडी करेंगे, फ्लोएम की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और देखेंगे फ्लोएम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो अगेन जाइलम की तरह 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं फ्लोएम की स्ट्रक्चर बनाने में। नंबर 1 सीव ट्यूब, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फाइबर्स, नंबर 4 पैरेन्काइमा सेल्स। सो इसे ज़रा डिटेल से स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं। सो जाइलम अगर आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था जाइलम वेसल होती है जिसके ज़रिए वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। सो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्यूब होती है, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए उसे सीव ट्यूब कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, एक सेल दूसरे के साथ जुड़ा होता है, बट फ़र्क ये होता है कि जाइलम के अंदर दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती, बट फ्लोएम के अंदर एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान एक प्लेट मौजूद होती है, यानी सेल वाल मौजूद होती है, लेकिन सेल वाल के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, यानी छलनी की तरह वो सेल वाल, वहाँ पर एक सेल और दूसरा सेल जहाँ से ज्वाइन हुए होते हैं वहाँ पर छलनी की तरह पोर्स मौजूद होते हैं।
सो ये हमारे पास एक सीव सेल आ गया, या सीव ट्यूब भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक लंबा सा सेल होता है और इसके अंदर से न्यूक्लियस वगैरह मर जाता है, ऑर्गेनेलीज मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं ताकि अगर एनर्जी की ज़रूरत हो तो प्रोड्यूस हो सके। सो मोस्टली ऑर्गेनेलीज ख़त्म हो जाते हैं ताकि सिर्फ फूड की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। जैसे कि एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस नहीं होता ताकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सिर्फ आसानी से हो सके। सो इसी तरीके से फ्लोएम के जो सेल्स हैं जो सीव ट्यूब बनाते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ताकि फूड की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। ओके, सो एक सेल दूसरे सेल के साथ जो जुड़ा होता है उसमें एक परफोरेटेड एरिया, होल वाला, पोर वाला, छेद वाला एक एरिया मौजूद होता है जो सेल वाल में पोर्स हुए होते हैं। सो इस एरिया को सीव प्लेट कहा जाता है, क्योंकि ये सीव ट्यूब का हिस्सा है इसलिए इसे सीव प्लेट कहा जाता है। और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उन्हें सीव पोर या सीव गैप कहा जाता है, राइट। और ये पोर्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि फूड की ट्रांसपोर्ट होनी है तो इसी पोर से दूसरे सीव सेल के अंदर जाएगी, फूड वगैरह ट्रांसफ़र होगा, राइट। सो सीव पोर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पोर एक और चीज़ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। वो कैसे? लेट्स से अगर प्लांट के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो अगर ये सीव पोर ना होते तो फूड का लीकेज उस एरिया से होता रहता। सो ये सीव पोर क्या कर रहे होते हैं, ये मतलब एक बैरियर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि फूड को बहुत ज़्यादा लीक आउट भी नहीं करना। और अगेन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बन रही होती है सीव ट्यूब के अंदर, जिसे पी प्रोटीन या फ्लोएम प्रोटीन कहा जाता है, जो इंजरी वाली साइट पर पहुंच जाती है और क्लॉट कर देती है। लेट्स से आपने प्लांट का कोई हिस्सा काटा, ठीक है, उसमें फ्लोएम मौजूद था, उससे फूड लीक होने लगा और अगेन फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर पी प्रोटीन बनी जो उस एरिया पर पहुंची जहां पर ये पोर्स मौजूद हैं और इन पोर्स को क्लॉट करके उसने बंद कर दिया ताकि अब फूड की लीकेज ना हो सके। सो ये एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट मैंने आपको समझा दिया। सो अभी तक मैंने आपको बताया फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स मौजूद होते हैं जो एलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज वगैरह एब्सेंट होते हैं ताकि फूड की ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। और एक सेल दूसरे सेल के साथ ज्वाइन हुआ होता है बाय सीव प्लेट। सीव प्लेट के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें सीव पोर कहा जाता है, जहाँ से फूड की ट्रांसपोर्ट होती रहती है। और इसका सेकंड बेनिफिट मैंने आपको ये बताया कि ये बिल्कुल ओपन इस वजह से भी नहीं है कि अगर ये बिल्कुल ओपन सीव प्लेट या सीव पोर मौजूद ना होते तो कट लगने पर फूड का लीकेज होता रहता। सो ये सीव पोर क्या करते हैं कि ये क्लॉट हो सकते हैं बाय दी सिंथेसिस ऑफ पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन। ओके, अब सीव ट्यूब के साथ साइड में एक और सेल मौजूद होता है। हर सीव ट्यूब के साथ एक सेल मौजूद होता है जिसे कंपेनियन सेल कहा जाता है, यानी जानिशीन होता है, ठीक है, अटैच होता है, साथ में मौजूद होता है। सो ये एक कंपेनियन सेल आ गया, ये दूसरी सीव ट्यूब सेल के साथ दूसरा कंपेनियन सेल आ गया। सो कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेटली इसके अंदर न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद हैं, तो ये सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी ये कमांड दे रहा होता है सीव ट्यूब के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी होती है, राइट। और इसके अलावा कंपेनियन सेल कुछ हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज़ करता है, जैसे कि फाइटो हार्मोन्स जिन्हें कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी ये हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं, दूसरे सेल्स में जाते हैं, वहाँ पर ग्रोथ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो कंपेनियन सेल बेसिकली क्या कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं जो सीव ट्यूब के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से फूड के साथ मूव करके दूसरे सेल्स में जाते हैं और वहाँ पर कोई एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेट्स से ग्रोथ करवानी है या कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवानी है तो ये हार्मोन्स करवा रहे होते हैं। सो कंपेनियन सेल बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, अपने साथ जुड़े हुए सीव ट्यूब के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स वगैरह सेंड करना, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शंस कंपेनियन सेल्स के होते हैं, ठीक है। सो सेकंड हमारे पास एलिमेंट क्या था, कंपेनियन सेल। थर्ड एलिमेंट हमारे पास आ जाता है फाइबर्स आप जानते हैं जैसे जाइलम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल से फाइबर्स बनते हैं। सो स्क्लेरेनकाइमा सेल से फाइबर फ्लोएम के अंदर भी बन रहे होंगे, यानी एलोंगेटेड लंबे सेल्स हो जाएंगे, सेल डेड हो जाएगा और फाइबर बन जाएगा। और यही फाइबर जब हम फूड खाते हैं तो ये फाइबर हम खा रहे होते हैं और ये डाइजेस्टेबल नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम को हल करने में हेल्प करते हैं। यानी ये अगर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एज इट इज़ रॉ निकल रहे होंगे, सो कॉन्स्टिपेशन का जो बीमारी होती है उसके इलाज के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और सेकंड बात जो आपने याद रखनी है, एक तो एमसीक्यूज़ के लिए कि जो फ्लोएम के अंदर जो डेड एलिमेंट है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं। इन्हें बास्ट फाइबर या बेस्ट फाइबर्स भी कहा जाता है। और
एक और इनका बेनिफिशियल फंक्शन ये होता है कि इसे एक्सट्रैक्ट करके धागा और रस्सियाँ और कपड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। सो आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और फोर्थ एलिमेंट जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं। डेफिनेटली पैरेन्काइमा सेल्स तो ज़रूरी हैं, बिकॉज जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा वो किसी पैरेन्काइमा सेल के अंदर एंटर होगा और वहाँ पर वो फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। और इसके अलावा कुछ पैरेन्काइमा सेल्स फूड बना रहे होंगे और उस फूड को डिलीवर कर रहे होंगे फ्लोएम ट्यूब के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर, ताकि उस फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही हो। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल का फंक्शन क्या है? स्टोर फूड एंड डिलीवर फूड। क्लियर हो गया? सो 4 एलिमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया सीव ट्यूब होती है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रही होती है, कंपेनियन सेल जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सीव ट्यूब की एक्टिविटी को, फाइबर्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, मैंने फंक्शन आई थिंक ये वाला नहीं बताया आपको, टेंसाइल स्ट्रेंथ ताकि फ्लोएम वगैरह को स्ट्रेंथ भी मिले, ठीक है, प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल जो कि स्टोर और डिलीवर कर रहे होते हैं फूड को। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि कैसे फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। और हम जानते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी नीचे को भी फूड मूव कर सकते हैं, ऊपर को भी मूव कर सकते हैं। जबकि जाइलम के अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो सिर्फ ऊपर की तरफ होती है, यानी रूट से लेकर अप टुवर्ड्स द लीव्स की तरफ वो मूवमेंट हो रही होती है। सो फ्लोएम के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इसे इस डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास फ्लोएम सीव ट्यूब आ गई, ठीक है, यानी इस एरिया को मैंने यहाँ पर सीधा करके ड्रा कर दिया। ये हमारे पास सीव प्लेट आ गई, ठीक है, जो सेपरेट कर रही है एक सेल को दूसरे सेल से, और इसके अंदर पोर भी मौजूद हैं ताकि फूड की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। ये सीव ट्यूब आ गई, साथ जुड़ा हुआ कौन सा सेल होता है? कंपेनियन सेल होता है, और साथ पैरेन्काइमा सेल होता है जिससे फूड की सिंथेसिस होकर मूव करता है फूड टूवर्ड्स फ्लोएम सीव ट्यूब। ओके, सो इस केस के अंदर हम इस सेल को सोर्स सेल ले लेते हैं, यानी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड की प्रिपरेशन हो रही है। सो सोर्स सेल्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं लीव। लीव्स आ जाते हैं, ठीक है। सो लीव्स का कोई सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होकर फूड की सिंथेसिस होती है। सो इस फूड ने इंटर करना है कंपेनियन सेल के अंदर, और कंपेनियन सेल से इंटर करना है इनटू द सीव ट्यूब जहाँ पर उस फूड की ट्रांसपोर्ट होगी, राइट। सो यहाँ पर लेट्स से कोई और सेल मौजूद है जिसे हम सिंक सेल कह सकते हैं। लेट्स से ये कोई रूट सेल है, ठीक है, जिसके अंदर फूड ने जाना है, ठीक है। सो इसे हम सिंक बोलेंगे। सो इस सेल के अंदर फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है। सो सबसे पहले मैकेनिज्म तो क्या होगा, यहाँ पर जो फूड बनेगा, ये जो रेड पार्टिकल्स मैंने बना रखे हैं, लेट्स से ये क्या है? फूड है, और प्लांट के अंदर फूड सक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल करता है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सक्रोज। क्लियर हो गया? सो ये सक्रोज की सिंथेसिस हुई इस सेल के अंदर। इस सक्रोज ने एंट्री मारी इनसाइड द कंपेनियन सेल, ठीक है, यहाँ से ये फूड एंटर हो जाएगा कंपेनियन सेल के अंदर। आप देख पा रहे हैं कंपेनियन सेल के अंदर क्या है, ऑलरेडी फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये सेल कंटिन्यूसली फूड को या सक्रोज को भेज रहा है इनसाइड द कंपेनियन सेल। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगी कौन सी होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फूड की मूवमेंट हो रही है। सो इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। सो यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ी देर में हम डिटेल से भी देखने वाले हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपेनियन सेल के अंदर सक्रोज एंटर होता है, और ये सक्रोज फिर प्लाज्मोडेस्माटा जो पोर्स होते हैं इनके रास्ते हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कंपेनियन सेल के अंदर फूड की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लोएम के अंदर कम है। सो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से फूड मूव कर रहा है इनसाइड टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। सो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। सो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई, यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हुई। प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते फ्लोएम के अंदर फूड एंटर हो चुका है, फ्लोएम ट्यूब के अंदर फूड एंटर हो चुका है। सो यहाँ पर फूड की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। सक्रोज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंटर हो चुका है। जैसे ही फूड की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है तो आप जानते हैं साथ ही जुड़ी हुई जाइलम वेसल मूव कर रही होती है, और जाइलम वेसल के अंदर पिट्स मौजूद होती हैं, छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनके रास्ते वाटर सेल्स के अंदर मूव कर सकता है, राइट। सो यहाँ कुछ पिट्स जो हैं उनके रास्ते ये वाटर मूव करेगा इस जगह पर। क्यों? यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। सो वाटर यहाँ से मूव करेगा टुवर्ड्स फ्लोएम, और फ्लोएम ट्यूब के अंदर ये वाटर एंट्री कर जाएगा। सो जैसे ही ये वाटर यहाँ पर एंटर करेगा सो एक प्रेशर बिल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे और एक प्रेशर बिल्ट होगा,
यहाँ से ये फूलने की कोशिश करेगा, ठीक है, फ्लोएम। और इस प्रेशर की मदद से अब ये जो वाटर है ये मूव करना शुरू करेगा और ये वाटर अपने साथ सुक्रोज के पार्टिकल या फूड पार्टिकल को भी मूव करवाएगा। और अब ये डिपेंड करता है कि वाटर ऊपर जाएगा या नीचे, फूड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अलॉन्ग विद वाटर, राइट। लेट्स से यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है तो डेफिनेटली नीचे वाली जगह अगर कंसंट्रेशन लो है फूड और वाटर की तो ये फ्लो करेगा टुवर्ड्स दिस साइड, और अगर ऊपर वाली साइड लो है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट एक फ्लोएम के अंदर एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। अगर किसी फूड पार्टिकल ने ऊपर को मूव करना है तो जाहिर बात है स्टेम के अंदर बहुत सारे फ्लोएम्स होते हैं, किसी दूसरे फ्लोएम से वो फूड ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। सो इस केस के अंदर फूड नीचे को जा रहा है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर कम है, सो ये सोल्यूट और वाटर पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स सिंक। यहाँ पर सिंक हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वाटर को मूव करवाया, साथ में फूड पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है। फूड पार्टिकल जैसे मूव करते हैं, यहाँ पर सिंक के अंदर क्या है, फूड पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है और कंपेनियन सेल के अंदर भी कम है। सो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा हैं इनके रास्ते ये फूड पार्टिकल एंटर कर जाएगा इनसाइड द कंपेनियन सेल, ठीक है। और कंपेनियन सेल से ये फिर फूड एंटर कर जाएगा इनसाइड द सिंक, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी या वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाटर दोबारा से इनसाइड द फ्लोएम एंटर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अब सोल्यूट कम है तो ये वाटर एडजेसेंट यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा और यहाँ से पिट्स के रास्ते जाइलम वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा, दोबारा से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड हो जाएगा और ये मैकेनिज्म इस तरीके से परफॉर्म होता रहेगा। सो होपफुली इस डायग्राम के ज़रिए आपको बिगर पिक्चर एक समझ आई है। दोबारा से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि सोर्स सेल्स हैं जिनके अंदर फूड की प्रोडक्शन हो रही है, यानी सुक्रोज की सिंथेसिस हो रही है। बेसिकली ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज आपस में मिलकर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज की सिंथेसिस कर रहे हैं। सुक्रोज बन चुका है, सुक्रोज यहाँ से इस सेल से कंपेनियन सेल में एंट्री करते हैं, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही सीव ट्यूब के अंदर एंटर होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन फ्लोएम के अंदर ज़्यादा होती है तो वाटर रश इन करता है और यहाँ पर एक वाटर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। सो प्रेशर फ्लो की मदद से ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं अलॉन्ग विद फूड पार्टिकल मूव करते हैं इनसाइड द सीव ट्यूब, और मूव करते करते उस एरिया में चले जाते हैं। फूड पार्टिकल उस एरिया में निकल जाता है जहाँ पर फूड की डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन लो होती है कंपेनियन सेल और फिर सिंक सेल की भी। सो यहाँ से फूड एंटर हो जाएगा इधर, और जैसे ही फूड एंटर हो जाता है सो वाटर पोटेंशियल जहाँ पर हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये वाटर दोबारा से जाइलम के अंदर एंटर हो जाता है। सो इस तरीके से बिगर पिक्चर के अंदर जो फ्लोएम फूड की मूवमेंट करवा रहा होता है, ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स सेल से कंपेनियन सेल के अंदर फूड को एंट्री करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होती है आइए देखते हैं। लेट्स से ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म है ये वाला एरिया, और ये कंपेनियन सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और ये कंपेनियन सेल का सेल वाल है, ठीक है। सो सिंक से फूड ने एंट्री करनी है कंपेनियन सेल के अंदर। सो कंपेनियन सेल के अंदर सेल वाल तक तो फूड आसानी से एंटर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है कंपेनियन सेल की ये अलाउ नहीं करेगी सुक्रोज को एंट्री, बट उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो कंपेनियन सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप्स मौजूद होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहे होते हैं इनसाइड द सेल वाल, ठीक है। साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन को भेज देते हैं सेल वाल के अंदर। सो ये क्योंकि एटीपी यूटिलाइजेशन हो रही है, सो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सो प्रोटॉन पंप सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है जिसका काम क्या है, हाइड्रोजन आयन को पंप करना है इनसाइड द सेल वॉल, ठीक है। अब ये प्रोटॉन का क्या ताल्लुक है सुक्रोज की एंट्री के लिए, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले आपने ये समझना है कि प्रोटॉन पंप्स क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहे हैं इनसाइड द सेल वॉल, और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम है और यहाँ सेल वॉल में ज़्यादा है, और मज़ीद ज़्यादा हमें सेल वॉल के अंदर प्रोटॉन को भेजना है, तो इसके लिए एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी, राइट। अब जैसे ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है सेल वॉल के अंदर, ये प्रोटॉन अंदर आने की सलाहियत रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के जरिए हम कह सकते हैं। सो ये प्रोटॉन एंटर कर सकते हैं इनसाइड द
कंपेनियन सेल, बट उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर होता है उसे को ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, यानी जो प्रोटीन मौजूद होती है, यानी इस रास्ते से नहीं आ सकते ये प्रोटॉन पंप, ये को ट्रांसपोर्टर एक प्रोटीन के रास्ते से एंट्री मारेंगे। सो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, इस रास्ते से एंट्री मारेंगे इनसाइड द कंपेनियन सेल। बट होता क्या है कि ये प्रोटॉन अकेला नहीं आ सकता, ये प्रोटॉन क्या करता है, अपने साथ सुक्रोज को भी लेके आता है। सो यही तो हमें चाहिए था, सुक्रोज की एंट्री चाहिए थी इनसाइड द कंपेनियन सेल। सो इसी वजह से इस प्रोटीन को को ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल को ऐसा एक साथ ट्रांसपोर्ट करती है इनसाइड, ट्रांसपोर्ट करती है एक से दूसरी तरफ, राइट। सो ऐसी को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो मतलब एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा रही हो, यहाँ पर एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है, सुक्रोज और हाइड्रोजन दोनों एक साइड में मूव कर रहे हैं। सो ऐसी प्रोटीन को सिम्पोर्ट कहा जाता है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। सो सुक्रोज और हाइड्रोजन ये दोनों क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे इनसाइड द कंपेनियन सेल बाय द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और ये प्रोसेस पैसिव होगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है वो विद द यूज़ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, जबकि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो होपफुली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, आज हमने क्या स्टडी किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की स्टडी की हमने प्लांट के अंदर, और हमने देखा कि प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम जो है, टिश्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर फ्लोएम की हमने स्ट्रक्चर स्टडी की, जिसमें हमने देखा सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पेरेन्काइमा सेल स्टोर कर रहे होते हैं, फूड को डिलीवर कर रहे होते हैं, कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, सेंडिंग ऑफ और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स की, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। और इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स वगैरह को सिंथेसाइज करके भी दूसरी जगह भेज देते हैं फूड के साथ। और सीव ट्यूब के अंदर एक सीव ट्यूब दूसरी सीव ट्यूब के साथ ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ सीव प्लेट, जिसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा कि फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। इसमें हमने देखा कि कुछ सोर्स सेल्स होते हैं जो फूड की सिंथेसिस करते हैं और वो फूड कंपेनियन सेल के अंदर भेजते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर कंपेनियन सेल से वो फूड जाता है फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर, जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिल्ट होती है, वाटर एंटर करता है इनसाइड द फ्लोएम ट्यूब, और वाटर पोटेंशियल हाई होती है और प्रेशर बिल्ट होता है, और उस प्रेशर की मदद से वो वाटर मूव करता है फ्लोएम ट्यूब के अंदर। डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उन सेल्स को सिंक सेल्स कहा जाता है, और यहाँ पर सिंक सेल्स की एग्जांपल में हमने रूट सेल्स ली। सो इस सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल मूव कर जाता है और पीछे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, और वो वाटर दोबारा से जाइलम के अंदर एंटर कर जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म चल रहा होता है। वो कैसे चलता है कि कंपेनियन सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटॉन पंप होते हैं जो एटीपी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन आयन को सेल वाल के अंदर भेजते हैं। सेल वाल के अंदर सुक्रोज एंटर हो चुका होता है, अब उस सुक्रोज को एंट्री देनी है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल। सो उसके लिए एक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जो क्या करती है, सुक्रोज प्लस हाइड्रोजन आयन को भेज देती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल। और यहाँ पर जब ये सुक्रोज एंटर हो जाता है, फिर यहाँ से ये प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर आता है और इस फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।